कोविड-19 के इस दौर में आज सभी डरे हुए हैं। पूरा विश्व इस त्रासदी की मार झेल रहा है। यह बीमारी है भी खतरनाक और इसे खेल और मजाक तो बिल्कुल ही नहीं समझना चाहिए। यह कितना खतरनाक है, यह रोज़ बरोज़ हो रहे नए रिसर्चों से पता चलता है। अब ताज़ा रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कोविड-19 वैश्विक स्तर पर अब तक सामने आई सभी बीमारियों से ज़्यादा संक्रामक और मारक है। रिसर्च संस्था ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडीज द्वारा कोविड-19 को लेकर वैश्विक स्तर पर किए गए शोध के अनुसार इस बीमारी से न सिर्फ अन्य बीमारियों से होने वाली मौत का आंकड़ा पीछे छूट गया है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों के औसत को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। इस स्टडी के अनुसार वैश्विक स्तर पर हर हफ्ते डायबिटीज़ से औसतन लगभग 20,000, सड़क दुर्घटना में 25,000, कैंसर से 36,000 और निमोनिया व ब्रोंकाइटिस से लगभग 49,000 मौतें होती हैं, जबकि अप्रैल के एक हफ्ते में ही कोरोना से विश्व भर में 50,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़े डरावने हैं। ये आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है और विश्व की सभी महाशक्तियाँ इस बीमारी के समक्ष घुटने टेक चुकी हैं। संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण अमेरिका, इटली, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देशों के मेडिकल संसाधन कम पड़ने लगे हैं और अस्पतालों में बेतहाशा भीड़ बढ़ रही है, जिस कारण उनकी क्षमता भी कम पड़ने लगी है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि क्या भारत में भी यह बीमारी उतने ही घातक रूप में है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो अन्य देशों की अपेक्षा भारत में यह बीमारी कम मारक रही है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक यानी 8 मई 2020 रात्रि 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी से भारत में 57,306 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 17,041 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,899 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। अर्थात भारत में अभी 38,366 एक्टिव केस हैं। अब इनकी तुलना अगर विश्व के अन्य देशों से की जाए तो अमेरिका में अभी कोविड-19 के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में इस वक्त तक 12,95,346 केस सामने आ चुके हैं। कई मामलों में भारत में कोविड-19 का प्रसार कम माना जाएगा, चूँकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में अब तक 42 केस कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 507 का है। अर्थात भारत में जहां प्रति 10 लाख लोग में 42 लोग ही पॉजिटिव हैं, वहीं वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 507 का है, यानी 12 गुना से भी ज़्यादा। अगर हम बात अमेरिका की करें तो यहाँ यह आंकड़ा प्रति 10 लाख 2,913 है, जो भारत से लगभग 60 गुना ज़्यादा है। वहीं अगर बात स्पेन की जाए तो यहाँ प्रति 10 लाख की आबादी पर
5563 लोग संक्रमित हुए हैं और इटली में प्रति 10 लाख की आबादी पर 3570 लोग अभी संक्रमण के शिकार हैं। वहीं यूके में यह आंकड़ा 3045 का है। नाइजीरिया में 3526 लोग अभी इससे संक्रमित हो चुके हैं। नाइजीरिया का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ज़्यादा केस वाले देशों में सिर्फ नाइजीरिया में ही भारत से कम औसत है। कम औसत इस मायने में कि प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत में जहां 42 केस है, वहीं नाइजीरिया में अभी 17 केस है। किंतु इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाइजीरिया में अब तक कुल 3526 केस ही पाए गए हैं। तो इस आंकड़े का अगर हम लोग विश्लेषण करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा प्रति 10 लाख की औसत पर संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ही कम है। कुछ मामलों में यह 70 गुना कम है, कुछ मामलों में 60 गुना, कुछ मामलों में 50 गुना। वहीं अगर प्रति 10 लाख की औसत आबादी की औसत में मृत्यु की बात करें तो अमेरिका में यह आंकड़ा 233 है। अर्थात अमेरिका में प्रति 10 लाख की आबादी में 233 लोग कोविड-19 के कारण मृत्यु के शिकार हो गए हैं। वहीं स्पेन में 562 लोग अब प्रति 10 लाख की आबादी पर अब तक मृत्यु के शिकार हुए हैं। इटली में यह आंकड़ा 495 का है। यूके में 451 का। यह आंकड़ा कोविड-19 के भयावहता को दर्शाता है, पर हमारे देश के लिए यह सुखद है और आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर मौत का आंकड़ा मात्र 1 है। अर्थात हमारे देश में हर 10 लाख में अब तक 1 आदमी ही कोविड-19 के कारण मृत्यु का शिकार हुआ है। स्पेन से यह आंकड़ा 500 गुना कम है, अमेरिका से 230 गुना कम है, इटली से 495 गुना कम है और यूके से 451 गुना मौत का आंकड़ा हमारे देश में अभी कम है। वहीं प्रति 10 लाख के जांच पर संक्रमण का औसत जो है वह भी हमारे देश में सबसे कम है। हमारे देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रति 10 लाख की आबादी अर्थात प्रति 10 लाख के जांच पर हमारे देश में संक्रमित मरीज का आंकड़ा 3.98% है। अर्थात अगर 10 लाख जांच हो रही है तो उसमें से 3.98% लोग ही संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 15.54% है, स्पेन में 13.45% है, इटली में 9.06%, यूके में 13.47% और फ्रांस में यह आंकड़ा 12.62% का बैठता है। अर्थात प्रति 10 लाख की जांच में यहाँ भारत में लगभग 39,80,000 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 1,55,000 लोगों पर आकर बैठ जाता है। अर्थात अमेरिका में हर 10 लाख में से हर 10 लाख जांच जो हो रही है उसमें से 1,55,000 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। स्पेन में 1,34,000 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इटली में 90,000, यूके में 1,34,000 और फ्रांस में 1,26,000 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो यह माना जा सकता है कि भारत में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। अब बात करें जांच के संख्या की। यह बहुप्रचारित है कि भारत में जांच कम हो रही है। यहाँ हम यह बता दें कि भारत में जो भी जांच होती है वह ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रोटोकॉल के अनुसार होती है।
शुरुआती दौर में ही इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइन जारी किया था। इस गाइडलाइन के अनुसार बाहर से आए लोगों की क्वारंटीन की अवधि में अगर कोई लक्षण उभरता है तो उनकी जांच कराई जाएगी। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर उन सब की भी जांच कराई जाएगी। यही प्रोटोकॉल पूरे देश में लागू है। इसी प्रोटोकॉल के आधार पर देश में जांच हो रही है। हालांकि कई राज्यों में प्रोटोकॉल से अलग कुछ ज़्यादा भी जांच हो रही है। ये वैसे राज्य हैं जहां संक्रमितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो बात हम कर रहे थे जांच की। ज़्यादा संख्या वाले मरीजों का अगर आंकड़ा हम विश्लेषित करें तो भारत में जांच की संख्या कहीं से भी कम नहीं दिख रही। भारत में अब तक 14,37,788 जांच किए जा चुके हैं। वहीं कनाडा में अब तक 10,05,294 जांच हो चुके हैं। ईरान में 5,58,899 लोगों की जांच की गई है। टर्की में 12,65,119 लोगों की जांच अब तक हो चुकी है। ब्राज़ील में 3,39,552 लोगों की जांच हुई है। तो फ्रांस में 13,84,633 लोगों की जांच अब तक की गई है। अब इन जांच किए गए लोगों में से पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अगर हम निकालें तो भारत के 14,37,788 जांच में से 57,306 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि ईरान में जांच मात्र 5,58,899 यानी भारत से लगभग 1/3 लोगों की हुई है और वहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,04,693 है। वहीं कनाडा में अब तक 10,05,394 लोगों की जांच हुई है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहाँ 64,922 है। बात करें अगर टर्की की तो टर्की में भी 1,33,721 मरीज अब तक पाए गए हैं। जबकि यहाँ जांच भारत से कम अर्थात सिर्फ 12,65,119 लोगों की ही की गई है। वहीं ब्राज़ील में मात्र 3,39,552 लोगों की ही जांच की गई है और इनमें से 1,37,309 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। फ्रांस में 13,84,000 लोगों की जांच हुई है और इनमें से लगभग 1.25 लाख लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इन आंकड़ों का अगर हम विश्लेषण करें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में कोविड-19 के संक्रमण का दर काफ़ी कम है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50,000 पार कर गई है। अभी 57,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश को देखते हुए यह संख्या कहीं से भी ज़्यादा नहीं कही जाएगी। भारत में जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे देशों के लोग यह उम्मीद कर रहे थे, ऐसी आशंका जाहिर कर रहे थे कि भारत में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब तक भारत में पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफ़ी कंट्रोल में कही जाएगी। यहाँ जो भी पॉजिटिव निकल रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जा रहा है, अर्थात वो कैसे पॉजिटिव हुए। ज़्यादातर मामलों में 95% से ज़्यादा मामलों में उनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस हो जा रहा है, जो बहुत ही राहत की बात है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस होने और उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पकड़ में आ जाने के बाद किसी भी संक्रमण चेन को तोड़ना आसान हो जाता है। यानी ये पता चल गया कि किसी फलाने व्यक्ति को कहाँ से संक्रमण मिला और उस फलाने व्यक्ति ने
कहाँ कहाँ संक्रमण फैलाया, और अगर सबकी जांच हो जाए, उनमें से पॉजिटिव मरीज जो पाए जाते हैं उनकी चिकित्सा हो जाए, तो यह चेन तोड़ लिया गया ऐसा माना जाता है। तो भारत में अधिकांश संक्रमण चेन को कंट्रोल में रखा गया है। बहुत जगह संक्रमण चेन टूट भी गए हैं। भारत के लिए एक और अच्छी बात है कि यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। यहाँ का रिकवरी रेट अब तक 29.73% रहा है, यानी जो एक्टिव मरीज हैं उनमें से 29.73 अर्थात लगभग 30% मरीज ठीक हुए हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। अन्य देशों की बात करें तो वहाँ रिकवरी रेट बहुत ही कम है। अमेरिका में यह लगभग 16% है, जबकि मरीजों की संख्या वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि कोरोना से सतर्क रहें, इससे बचाव में लगे रहें, बचाव का हर संभव उपाय करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, जो भी मेडिकल गाइडलाइन है उसका सही से पालन करें, सुरक्षित रहें। इससे घबराएं नहीं और न ही इसको लेकर अफवाहों पर ध्यान दें।